हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। यह टॉपिक यूनिट 3 के अंदर पड़ता है। अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5 सारे डिस्कस कर लिए। आज हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। सॉरी, न्यूक्लियस जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ये वाली जो है इसकी क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली हो जाएगी इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये तो हो जाएगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक हो जाएगी इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये फ्लूइड जो भरा हुआ है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर प्लाज्मा। पेरीन्यूक्लियोलर प्लाज्मा बोला जाता है। इसकी बाहरी भित्ति पर राइबोसोम जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं और इस पूरी को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वलप के नाम से जानते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसका लिक्विड जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर एक सघन अधिक डेंसिटी वाला संरचना, गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक न्यूक्लियस जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है, क्रोमेटिन देखने को मिलता है और न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। दोनों मेम्ब्रेन जो होती है वो बीच बीच में से थोड़ी सी स्पेस वाली होती है। इस स्पेस के अंदर एक पोर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। मतलब ये थोड़ी थोड़ी टूटी हुई होती है, वहां पर एक पोर का निर्माण हो जाता है, एक चित्र का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। चलिए अब नोट्स में देखते हैं। तो केंद्रक होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, उस पर ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है। वैसे ही जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसकी कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो यूनिट होती है। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी की पूरी सेल को जो होता है कंट्रोल करता है। और कोशिका के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं हो रही है उनका नियंत्रण करता है। जो भी कोशिका, अगर मान लो कि ये कोई सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ना, न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं, तो थोड़े टाइम तो ग्रोथ करेगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी जो वृद्धि करने की जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, एक थोड़ी देर के लिए ग्रोथ करेगी, उसके बाद वो सीमित हो जाएगी, इस निश्चित सीमा बन जाएगी, उसके बाद वो वृद्धि नहीं कर पाएगी। तो केंद्रक जो होता है वही क्या करता है, इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वो सारे कंप्लीट करता है। केंद्रक दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं, जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो केंद्रक होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई अवस्था मिलता है, इसलिए उसे हम जीनोपोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली युक्त वेल डेवलप्ड पाया जाता है और सेंटर में मिलता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक विहीन कोशिकाएं कुछ ही समय के लिए सक्रिय रहती है एवं इनमें वृद्धि करने की क्षमता काफी सीमित हो जाती है। कोशिका वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रक द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, और सारी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करता है, केंद्र करता है। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है वो कुछ टाइम के लिए सक्रिय होती है और उनकी वृद्धि करने की जो सीमा होती है वो भी सीमित हो जाती है।
जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। और जो साइटोलॉजिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो कौन करता है, न्यूक्लियस भी करता है। फिर बात करते हैं कि जो केंद्रक होता है ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे कहा जाता है केरियोन बोलते हैं। केरियोन केरियोन ऐसी संरचना को बोला जाता है ग्रीक भाषा में जो कि जैव संश्लेषण क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और केरियोन शब्द का सही शाब्दिक शब्द निकाले जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करती है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, केरियोन कह सकते हैं। इसीलिए अगर हम केंद्र का अध्ययन करते हैं तो केंद्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, क्या कहलाता है, केरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, केरियोलॉजी कहलाता है। प्रथम आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह, द्वितीय जैव संश्लेषण क्रियाओं का नियमन। ग्रीक भाषा में इसके समानार्थक शब्द केरियन होता है। मतलब ग्रीक भाषा का एक शब्द है केरियन, जिसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका स्टोरेज करना, और सेकेंड जो बायोसिंथेसिस एक्टिविटीज है उसका कंट्रोल करना, इस केरियन का अर्थ होता है। इसीलिए और केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो भी सेल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है उसका संग्रह करता है। क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए ही क्या होता है, आनुवंशिक इकाई होती है। और डीएनए के अंदर ही क्या होती है, जीन्स पाई जाती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो जो डीएनए का स्टोर है वो कहाँ होता है, वो केंद्र के अंदर ही होता है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट जो आनुवंशिक सूचना का जो संग्रहण होता है वो न्यूक्लियस करता है। और ग्रीक भाषा में जो केरियन शब्द है वो उसका अर्थ भी यही हो रहा है। और द्वितीय जैव संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उनका नियमन भी केंद्र के द्वारा होता है। तो जितने भी अंदर बायोसिंथेसिस होगी उनको नियंत्रण करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, केंद्र ही करेगा। इसीलिए जो केंद्र की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि केंद्रक की खोज कैसे कैसे हुई थी। वैसे तो हमें पता है कि केंद्र की खोज जो है ब्राउन नामक वैज्ञानिक को जाता है केंद्र की खोज का श्रेय। पर इससे पहले भी कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केंद्र के बारे में खोज की थी। जैसे कि एक आते हैं एंटेन होन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने मछली की आरबीसी के अंदर केंद्र को देखा था। उसके बाद आते हैं फोंटाना जो कि अपने न्यूक्लियस की खोज करते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि जो ईल होती है ना, जो कीड़ा होता है उसकी त्वचा की कोशिकाओं में केंद्र को देखा था। फिर रॉबर्ट बाउन जो आते हैं वो क्या करते हैं, केंद्र की खोज करते थे 1831 के अंदर। और होम हॉफ मिस्टर जो थे वो आते हैं 1849 के अंदर, और वो बताते हैं कि कोशिका विभाजन के समय केंद्र को इन्होंने देखा था, हॉफ मिस्टर। फिर 1888 के अंदर वाल्डेर आते हैं, और वाल्डेर जो थे उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को देखा, क्रोमोसोम को खोजा था। और इनसे पहले 1870 के अंदर मिशलर आते हैं, और उन्होंने जो न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ मिलते हैं उनको क्या बोला, न्यूक्लिन कहा था, न्यूक्लिन नाम दिया था। कि ये जो पदार्थ है केंद्र के अंदर जो मिल रहे हैं उनको क्या बोला, न्यूक्लिन नाम दिया था। किसने दिया था, मिस्चर ने दिया था 1870 के अंदर। फिर 1818 के अंदर कौन आते हैं, वाल्टेर आते हैं, और वो बताते हैं कि केंद्र के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। या गुणसूत्र को उन्होंने देखा था। फिर आते हैं 1999 के अंदर अल्टमान अल्टमान जी, और ये बताते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड जो है, उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है, प्यूरिन्स प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स है। तो उनकी खोज कौन करता है, अल्टमान करता है। 1899 के अंदर 1899 के अंदर अल्टमान जो आते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स की खोज करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दोनों संरचना देखने को मिलती है, एक तो प्यूरिन की संरचना भी देखने को मिलती है और पिरामिडिन्स की भी देखने को मिलती है। तो इन दोनों की खोज का श्रेय किसको जाता है, अल्टमान को जाता है। क्रोमोसोम की खोज का श्रेय किसको जाता है, वाल्डेर को जाता है। और न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसको जाता है, ब्राउन को जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है।
1331 के अंदर वो आए थे। इनके बाद 1934 के अंदर हेम्बरलिंग आए थे और हेम्बरलिंग ने बताया था कि जो भी सेल के जो भी कैरेक्टर है उनका नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। सेल के अंदर जो भी कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, कोशिकीय जो भी लक्षण है उनका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। चलिए नोट्स में देखते हैं इन सारे साइंटिस्ट के बारे में कि इन्होंने क्या क्या बोला था। तो हिस्ट्री की बात करूँ तो एंटेन वॉन ल्यूवेनहॉक ने मछली की आरबीसी में केंद्र को देखा था। इन्होंने सिर्फ देखा था। फिर फोंटाना आए थे 1781 के अंदर, इन्होंने ईल की त्वची कोशिकाओं में केंद्रक को देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में, उन्होंने केंद्र की खोज की थी। 1831 के अंदर हुई थी। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज हुई थी। फिर आते हैं हॉफमिस्टर जो है उन्होंने 1849 के अंदर कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन को देखा था। तो जब भी सेल विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो कैरियोकाइनेसिस होती है, ये बताने वाले कौन थे, हॉफमिस्टर थे। उसके बाद आते हैं वाल्डियर, उन्होंने 1888 के अंदर केंद्रक में गुणसूत्रों का अध्ययन किया था। फिर होता है मिशर, 1870 के अंदर इन्होंने केंद्रकीय पदार्थों को न्यूक्लियन नाम दिया था। उसके बाद आते हैं अल्टमान, 1899 के अंदर ये बताते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में प्यूरिन तथा पेरिमिडिन की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्यूरिन व पेरिमिडिन की खोज की थी। फिर आते हैं हेम्बरलिंग 1934 के अंदर, ये बताते हैं कोशिकीय लक्षणों का निर्धारण केंद्र के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अकरेंस की बात करते हैं, तो जो उपस्थिति होती है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो जैसे भी जितने भी बैक्टीरिया है और वायरस है, उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। केंद्रक के प्रेजेंट होने के आधार पर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर कोई बाउंड्री नहीं होती है और वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में देखने को मिलता है। कोई बाउंड्री नहीं होती है और बीच में साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में देखने को मिलता है, जिसे हम जीनोपोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहीं अगर बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो सेंटर में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है बाउंड्री बंद। वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं होता है, अपना उसका खुद का स्ट्रक्चर होता है। वह लवलुट सुविकसित केंद्रक देखने को मिलता है। उपस्थिति अकरेंस की बात करते हैं, जीवाणु, वायरस एवं नील हरित शैवालों में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। जीवाणु भी प्रोकैरियोटिक सेल से तो उसमें स्पष्ट नहीं देख पाते ना। अन्य सभी सजीवों में केंद्रक उपस्थित होता है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने सजीव को दो समूह में रखा है। कौन कौन से समूह हैं? एक तो है प्रोकैरियोट और दूसरे हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में होता है। इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। जिस जगह पर आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में देखने को मिलता है। वहीं अगर यूकैरियोट की बात करें तो इनमें सुस्पष्ट वेल डेवलप्ड केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे कि हम डायग्राम में बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पर इनका जेनेटिक मटेरियल जो है ये डीएनए है। ये जो डीएनए है ये इस जगह पर पूरी तरह से बिखरा हुआ साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहा है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक, इस पे कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि मैं भी इरेज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल साइटोप्लाज्म में ये बिखरी व्यवस्था में, और जिस जगह पर ये बिखरा हुआ है उस जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं ना। उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक पूरी बाउंड्री है। ठीक, और इस बाउंड्री के अंदर हमारा पूरा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, जिसके न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिख रही, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है,
और उसके बाद यहाँ पे क्रोमेटिन देखने को मिल रहा है, क्रोमेटिन का जाल देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, राइबोसोम जो है उससे जुड़े हुए देखने को, न्यूक्लियोपोर देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इसकी अपनी खुद की न्यूक्लियर इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, इसकी अपनी खुद की एक पर्टिकुलर संरचना है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें वेल डेवलप्ड पर्टिकुलर अच्छे से विकसित केंद्र देखने को मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की। तो हम बात करें कि जो केंद्रक होता है वो हमेशा क्या होता है, कोशिका के सेंटर के अंदर स्थित होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके अंदर अलग अलग देखने को भी मिल सकता है। जैसे कि हमारे पास एडिपोज एडिपोज जो सेल है, एडिपोज जो सेल है उनके अंदर जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, परिधीय होता है ना, मतलब जहां पर बाउंड्री होती है उसके पास की तरफ होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रंथि जो ग्रैन्युलर सेल्स होती है उनके आधार में केंद्रक स्थित होता है इस तरह से। बाकी सब में तो केंद्र कहाँ होता है, बीचों बीच स्थित होता है। एडिपोज के अंदर परिधीय होता है और जो ग्रैन्युलर सेल्स होती है उनके अंदर आधारी होता है। और प्लांट के अंदर भी क्या होता है, परिधि ही होता है। प्लांट के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, परिधि की ओर देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सामान्य यह केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, लेकिन विभेदन के दौरान केंद्रक की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। एडिपोज कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ उपस्थित होता है, ग्रंथिल कोशिकाओं में यह आधारी भाग में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं इसकी संख्या की। तो केंद्रक जो होता है वो एक कोशिका में एक तो होता ही होता है, पर अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या भी अलग अलग हो जाती है। इसके आधार पर कोशिकाएं 3 से 4 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले आती है ए न्यूक्लियट, जिसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर दूसरी आती है मोनो न्यूक्लियट, जिस ऐसी कोशिका जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर आती है डाइकैरियोटिक सेल्स, जिसके अंदर 2 कैरियन पाए जाते हैं। डाइकैरियोटिक सेल्स, मोनोकैरियोटिक सेल, ए कैरियोटिक सेल। तो ए न्यूक्लिएटेड या ए कैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। मोनोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और डाइकैरियोटिक सेल के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक होती है पॉलीकैरियोटिक या पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल, जिसके अंदर 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोशिकाएं देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कि ए कैरियोटिक जो सेल होती है, न्यूक्लिएटेड सेल कहाँ देखने को, मेमेलियन आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। और डाइकैरियोटिक जो है वो पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं, ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बंच ऑफ केंद्रक देखने को मिलते हैं। चलिए नोट्स में देखते हैं कि सामान्यतया प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या भिन्न प्रकार की हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। केंद्रक के संख्या के आधार पर कोशिकाएं निम्न प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी प्रकार है, चलिए पढ़ते हैं। पहले आता है ए न्यूक्लिएटेड अकेंद्रकी। इन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जैसे कि मेमेलियन आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी के अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए वो कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। एक केंद्रक की मोनोन्यूक्लिएट, इन कोशिकाओं में एक केंद्रक उपस्थित होता है। द्विकेंद्र की बाइन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट जो होता है उनके अंदर इन कोशिकाओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास 2 केंद्रक होते हैं, एक तो होता है बड़ा केंद्रक और एक होता है छोटा सा केंद्रक। ये दोनों ही क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। एक इसके रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं उसका नियंत्रण करता है, और दूसरा जो होता है मेटाबॉलिक जो होता है उसका नियंत्रण करता है। जो बड़ा केंद्रक होता है वो मेटाबॉलिक क्रियाओं एक्टिविटीज पर नियंत्रण करता है, जो छोटा केंद्रक होता है वो रिप्रोडक्शन को नियंत्रण करता है। इस तरह से पैरामीशियम के अंदर और 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए पैरामीशियम को डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है बहुकेंद्रकीय मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर क्या होता है, इसमें केंद्रकों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। पादप कोशिका में इस अवस्था को सिनोसाइट एवं प्राणी कोशिकाओं में इस अवस्था को
सिनिसाइटियल कहते हैं। जो प्लांट सेल होती है, और उन प्लांट सेल्स के अंदर अगर केंद्रक बहुत ज्यादा है तो उसी ऐसी कोशिका को क्या बोलते हैं, सिनोसाइट कहते हैं। और एनिमल सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है तो इसी ऐसी कोशिका को क्या बोलते हैं, सिनसाइटियल कहते हैं। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि न्यूक्लियस की जो है आकृति। तो न्यूक्लियस की आकृति का जो भी निर्धारण है वो इंटरनल, जो भी कोशिका के अंदर का जो भी वातावरण है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। इसकी आकृति अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। किसी कोशिका में गोल हो सकती है, किसी में ओवल हो सकती है, किसी कोशिकाओं में ईग के आकार की हो सकती है। अलग अलग टाइप की इसकी आकृति देखने को मिलती है। किसी में कप शेप भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि पैरामीशियम का जो मैक्रोन्यूक्लियस था वो कैसा था, कप शेप था। और किसी में किडनी के आकार का भी न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ह्यूमन किडनी के शेप का ही आकार का न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। केंद्रक की आकृति का निर्धारण कोशिका के आंतरिक वातावरण या कोशिका की क्रियाशीलता द्वारा होता है। अलग अलग कोशिकाओं में इसकी आकृति भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि ये कुछ सेल की टाइप दे रखी है और शेप ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है। डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर बाइलोब्ड होता है, मतलब जो केंद्रक होता है वो दो लॉब्ड में बटा हुआ होता है। पैरामीशियम के अंदर किडनी शेप होता है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल पैरामीशियम के अंदर तो कैसा होता है, किडनी शेप होता है। कॉलमुलर जो सेल होती है, कॉलमुलर स्तंभ कोशिकाएं, उनके अंदर क्या होता है, ओवड या इलोंगुलेटेड होता है, मतलब बिल्कुल अंडे जैसा देखने को मिलता है। और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, जो स्पर्म की से सेल होती है, जिनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, उनमें ओवल और स्पिंडल शब्द न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का हो गया। जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर बाइलोब्यूलर हो गया, पैरामीशियम के अंदर किडनी शेप का हो गया, कॉलमनर जो सेल होती है उनके अंदर ओवेड और एलोंगुलेटेड हो गया, मतलब दीर्घित जो होता है वो मिल जाएगा। और स्पर्मेटोजोआ के अंदर ओवल शेप अंडे के आकार का और स्पिंडल शब्द देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियस। तो साइज की यहाँ बात करते हैं तो केंद्रक का जो साइज होता है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब हर कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्रक का साइज समान हो ये जरूरी नहीं, अलग अलग हो सकता है। अब जैसे कि हमें पता करना है कि केंद्र का आकार कैसा, साइज जो होता है वो कैसा होगा, तो हम बता सकते हैं कि अगर जितने क्रोमोसोम केंद्र के अंदर प्रेजेंट है उसके बराबर क्या होगा, उसका साइज होगा, इज इक्वल टू न्यूक्लियस साइज। तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो किसके बराबर होगा, केंद्र के केंद्र में उपस्थित क्रोमोसोम के आधार पर देखा जाता है। जैसे ट्रिप्लोइड हो सकते हैं, ट्रिप्लोइड हो सकते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं में जो केंद्र का आकार होगा वो कैसा होगा, 2n होगा, द्विगुणित कोशिकाओं से बड़ा होता है। 2n कोशिकाओं से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो जोड़े केंद्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक जोड़ा केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्र का आकार कैसा होगा, 2n। पर ट्रिप्लॉइड है तो उसमें 2n से थोड़ा ज्यादा होगा, और टेट्राप्लॉइड है तो वो ट्रिप्लॉइड से भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा उसमें केंद्र का साइज। सभी कोशिकाओं में केंद्र का आकार एक समान नहीं होता है। केंद्रक का आकार कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समानुपाती होता है। ट्रिप्लॉइड एवं टेट्राप्लॉइड कोशिकाओं में केंद्रक का आकार द्विगुणित कोशिकाओं से बड़ा होता है। जब हम बात करें कि केंद्रक का जो आकार होता है उसको हम कैसे निकालें, तो केंद्रक का आकार निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर प्लाज्मिक इंडेक्स निकालनी पड़ेगी। न्यूक्लियर प्लाज्मिक इंडेक्स को हम किस सूत्र से निकालते हैं, एनपी वीएन बटा वीसी माइनस वीएन, इस सूत्र से हम इसको निकालते हैं। तो इस सूत्र के अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनपी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, फिर यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो भी वॉल्यूम है वो ऊपर रख दो। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का जो आयतन है उसमें से न्यूक्लियस का जो आयतन है उसको घटा दो। तो ये हमारे पूरा वो जो साइटोप्लाज्म का जो
है वो मिल जाएगा। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है उसी से हमें पता चलता है कि केंद्रक का आकार एवं कोशिका द्रव्य की मात्रा जो होती है वो सेल के अंदर किस प्रकार से निश्चित है। तो हमें पता है कि जो भी सेल होती है उसके अंदर केंद्रक और उसके कोशिका द्रव्य का जो भी आकार है वो क्या हो जाता है, सेम होता है। एक सेकेंड वापस से बताती हूँ। जैसे कि कोई एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक। इस सेल के अंदर ये इसका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो और ये जो न्यूक्लियस है उसके आयतन की बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है कि ये दोनों ही है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हर कोशिका के अंदर निश्चित होता है। और उसको कैसे निकाला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें पहले ये पता चलता है कि ये जो ग्रीन कलर से जो साइटोप्लाज्म दिखा रखा है इसका आयतन कितना है टोटल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के सेंटर में ही न्यूक्लियस है। तो इस पूरे साइटोप्लाज्म का हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीसी माइनस क्या कर देंगे, वीएन कर देंगे। मतलब जो भी न्यूक्लियस का आयतन है उसको माइनस कर देंगे, और ऊपर क्या रख लेंगे, न्यूक्लियस का आयतन रख लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। ये इक्वल टू हो जाएगा इसके कि जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का जो आयतन है उसमें से हम क्या कर दे, न्यूक्लियस का आयतन माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट मिल जाएगा जो कि केवल साइटोप्लाज्म का होगा। और उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस का आयतन है उसे हम ऊपर रख लेंगे। तो न्यूक्लियस का आयतन बटा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के आयतन में से न्यूक्लियस का आयतन घटाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो, इन दोनों के बराबर क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान देखने को मिलेगा। अगर न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान गड़बड़ हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड होना शुरू कर देगी, क्योंकि कोशिका का अपने पे नियंत्रण नहीं रहेगा। फिर प्रत्येक कोशिका में केंद्रक का आकार एवं कोशिका द्रव्य की मात्रा निश्चित होती है। इसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एनपी इक्वल टू वीएन बटा वीसी माइनस वीएन। एनपी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है। वीएन यहाँ पर दर्शाता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और वीसी जो है वो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को दर्शाता है। तो आज की क्लास में हमने एक तो देखा कि जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की है। तो न्यूक्लियस की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। वाल्डेर ने क्रोमोसोम को देखा था, वाल्डेर ने क्रोमोसोम को देखा था। यह क्रोमोसोम की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, वाल्डेर को दिया जाता है। उसके अलावा प्यूरिन और पिरिमिडिन की खोज हुई थी जो कि अल्टमान ने की थी। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो केंद्रक होता है उसकी जो साइज होती है वो अलग अलग, आकार जो होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो शेप होती है वो बाइलोब्लेड होती है, पैरामीशियम में किडनी शेप होती है, कॉलमनर सेल के अंदर इलोंगेटेड होती है, और स्पर्मेटोजोआ के अंदर ओवल शेप की होती है। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं चार प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है ए न्यूक्लियड, एक होती है पाई न्यूक्लियड, मोनोन्यूक्लियड और मल्टी न्यूक्लियड। जहाँ पर केंद्रक नहीं होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, दो केंद्रक पाए जाते हैं, और दो से अधिक संख्या में बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। जिसमें प्लांट सेल के अंदर सिनोसाइटिक होते हैं और एनिमल सेल के अंदर सिनसाइटियल देखने को मिलता है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। केंद्रक जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियड के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें जहाँ पर उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, वहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चर की बात करी थी थोड़ी सी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो केंद्रक जो होता है उस वो एक कैरियन शब्द से एक केंद्रक जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द कैरियन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि कंट्रोलिंग यूनिट, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कि आनुवंशिक पदार्थों को स्टोर करके रखे और बायोसिंथेसिस की जितनी भी एक्टिविटी है उस पर नियंत्रण करे। इसलिए जो न्यूक्लियस का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो किससे कहा जाता है, कैरियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कैरियोलॉजी को कहा जाता है। न्यूक्लियस का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। और ग्रीक भाषा में न्यूक्लियस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, कैरियन होता है। कैरियन से ही न्यूक्लियस शब्द को दिया गया है। न्यूक्लियस के अंदर लेफ्ट साइड पर एक संघनित संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बीच में कई पोर पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इसके अंदर इसका खुद का मैट्रिक्स भरा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।